लाउवे इक्वेशन ऑफ एक्स रे डिफ्रेक्शन, एक्स किरण विवर्तन के लाउवे समीकरण। तो लाउवे नाम के साइंटिस्ट ने डिफ्रेक्शन के लिए खुद की इक्वेशंस दी थी, और ये देखो एक सर्किट, सॉरी ये एक डायग्राम है हमारा। यहाँ पर दो एक्स रेज आ रही हैं पैरेलल, ठीक है। सो ये देखो पहली एक्सरे इधर से आ रही है, दूसरी एक्सरे इधर से आ रही है, दोनों पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इसकी डायरेक्शन भी आई कैप है और इसकी डायरेक्शन भी आई कैप है, ओके। ये आई कोई भी डायरेक्शन रैंडम आप समझ सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये एक्स वाला ही हो, ठीक है। उसके बाद देखो P2, ये P2 पॉइंट यहाँ है। आई होप ये डायग्राम में आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा। मैं बना देती हूँ इसको। P2 पॉइंट कौन सा आपका, ये है P2 पॉइंट, ओके। दिस इज P2 एंड दिस इज P1, ठीक है। ए पॉइंट तो थोड़ा परपेंडिकुलर डालेंगे तब मिलेगा। सो P2 पर एक एटम रखा हुआ है, वहां से ये डिफ्रेक्ट हुई और डिफ्रेक्ट होके ये इस डायरेक्शन में चली गई S, ठीक है। ये S आपका स्मॉल s है, ध्यान रखना ये S आपका स्मॉल s वेक्टर है। एस्केप ले लेते हैं ना, यूनिट वेक्टर बताना अपन को। ये एस्केप डायरेक्शन में है और ये भी आपका स्मॉल एस्केप डायरेक्शन में हो गया। और दूसरी वेव जो है वो P1 से टकराई और इस डायरेक्शन में चली गई। अब अपन ये मान के चल रहे हैं कि आने वाली जो एक्सरेज हैं दोनों, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और जाने वाली भी पैरेलल है, तभी उनकी डायरेक्शन हमने क्या मान ली, सेम डायरेक्शन में मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, P1 पॉइंट से सामने वाली वेव पे, सामने वाली रे पे एक परपेंडिकुलर डाला है जो जाके मिल रहा है ए पॉइंट पर, ओके। इसी तरह से P2 पॉइंट से हमने ये जो दूसरी वेव है उस पे परपेंडिकुलर डाला जो मिल रहा है बी पॉइंट पे। अब इसका बेनिफिट क्या है, पाथ डिफरेंस कैलकुलेशन में हमारे ये काम आएगा। तो ऊपर वाली वेव और नीचे वाली वेव ने टोटल जो पाथ ट्रेवल किया है उसमें कितना फर्क आया है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस वाली वेव का पाथ टोटल कितना है, देखो पाथ टोटल कितना हो गया, ओ से लेके ये ए तक चली, ठीक है। फिर ए से ये P2 तक चली, ठीक है, और प्लस P2 से लेके ये M तक चली गई। दिख रहा होगा आपको, O से देखो A तक आई और फिर A से P2 और P2 से M। ये ऊपर वाली वेव का टोटल पाथ हो गया। नीचे वाली वेव का देखो कितना है, O प्राइम से लेके वो कहाँ तक आई, P1 तक, है ना। O प्राइम से लेके P1 तक। फिर डिफ्रेक्शन हुआ, डिफ्रेक्शन में P1 से लेके B तक गई, P1 से लेके B तक, और फिर आगे B से लेके वो M प्राइम तक चली गई, बी से लेके वो एम प्राइम तक चली गई। अब देखो, क्योंकि ये वाली वेव और ये वाली वेव बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, सो पैरेलल वेव अगर इस तरह से आ रही है सपोज, और इसने ज्यादा, सॉरी ये इस तरह से है, ये थोड़ी आगे जा रही है मान लो, तो जब आप यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालते हो तो इस परपेंडिकुलर के लेफ्ट साइड में, मतलब इधर, और लेफ्ट साइड में ये दोनों डिस्टेंसेस हमेशा इक्वल होती है परपेंडिकुलर डालने के बाद। सो हमने परपेंडिकुलर डाला, वो P1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, ए तक जा रहा है। इसका मतलब ए से पीछे के साइड में और ये वाली डिस्टेंसेस इक्वल है। इसका मतलब ओ ए और ओ प्राइम P1 ये डिस्टेंसेस इक्वल है, तो दोनों ने इक्वल ट्रेवलिंग की, तो इसको तो कैंसिल आउट कर दो क्योंकि दोनों ने इक्वल ट्रेवल किया है। उसके बाद P2 से B पॉइंट पर आपने परपेंडिकुलर डाला, तो वेव कैसे बन रही है, देखो ऊपर वाली वेव तो ये है मान लो, है ना, ये P2 पॉइंट हो गया आपका और ये M हो गया। नीचे वाली वेव ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया इस बार, तो हमने क्या किया, P2 से जैसे ही परपेंडिकुलर डाला वो कहाँ पे मिल रहा है, B पर, यानी कि P2 से लेके M तक का, और इधर मान लो M प्राइम है, और B1 से लेके M प्राइम तक की डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है, तो ये P2M और ये BM प्राइम ये भी डिस्टेंसेस इक्वल है, तो इनको भी कैंसिल आउट कर दो। अब क्या हो रहा है, पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसका मतलब ऊपर वाली वेव ने ए P2 डिस्टेंस ट्रेवल करी है और नीचे वाली वेव ने P1B, तो अगर हमको दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली P2A में से P1B को माइनस कर देंगे, ताकि जो भी डिस्टेंस आएगी डिफरेंस वो पाथ डिफरेंस हो जाएगा, ओके। तो ये है इसका पथांतर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि पथांतर हमने कैसे कैलकुलेट किया है, यानी दोनों में से एक्स्ट्रा डिस्टेंस किसने ट्रेवल करी, तो ठीक है जिसकी ज्यादा आएगी उसकी अगर मान लो P2A छोटा आ जाता है और P1B बड़ा आता है तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डायग्राम के हिसाब से इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं आई कैप डॉट आर और एस कैप डॉट आर। अब ये देखो थोड़ा समझना है आपको, आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा P1 और P2, P1 और P2 के जो बीच की दूरी है उसको किस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हमने यहाँ पे, आर वेक्टर से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी एक्सप्लेन करती हूँ। एक डायग्राम है यहाँ पे, इस वाले डायग्राम में देखो P1 P2 और A, ये देखो ये P1 हो गया
ये आपका P2 है और ये A है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि A पॉइंट पर क्या बन रहा था 90। सो ये देखो हमने A पर यहाँ पर 90 बना दिया और A के सामने क्या-क्या पॉइंट है P1 और P2। तो A के सामने हमने P1 और P2 बना दिया। क्वेश्चन डायग्राम में हमको गिवन है कि वो R वेक्टर है, तो हमने R वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। और आई कैप देखो, आई कैप डायरेक्शन कौन सी दिशा में आ रही है? जिस दिशा में आपका A से लेके P2 तक आप चलोगे, है ना? A P2, A से लेके P2 इधर जाओगे और उस डायरेक्शन में आपको आई कैप लेना है। सो ये देखो हमारा A हो गया और ये हमारा P2 हो गया। सो इसी डायरेक्शन में हम क्या ले लेंगे? आई कैप डायरेक्शन ले लेंगे। अब इस डायरेक्शन में आपको समझ में आ रहा होगा, जब इस तरह से हमारे पास कोई वेक्टर होता है R और ये एंगल हमारे पास होता है थीटा, तो इसका जो x कंपोनेंट आता है वो हम क्या लिखते हैं? R cos थीटा। तो हमारे पास ये R है और यहाँ सपोज करो एंगल फाई बन रहा है। इमेजिन करना है ये एंगल रियल में नहीं बन रहा है, फाई बन रहा है। सो जो P2A की लंबाई है, P2A को हम क्या लिख सकते हैं? R cos फाई लिख सकते हैं, ठीक है। इस R cos फाई को हम और क्या लिख सकते हैं? R का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड और cos फाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये फाई एंगल उन्हीं दो वेक्टर के बीच में आता है जो आप यहाँ और यहाँ लिखते हो, और यहाँ आपके पास जो फाई एंगल बन रहा है वो किस-किस के बीच में बन रहा है? R वेक्टर के बीच में और I के बीच में। तो हम A डॉट B को क्या लिख सकते हैं? मोड ऑफ A मोड ऑफ B cos थीटा। लेकिन तब ये थीटा एंगल A और B के बीच में बनना चाहिए। तो हमारे पास ये फाई एंगल देखो R वेक्टर और I कैप में बन रहा है, तो हमने यहाँ पर R वेक्टर और I कैप लिख दिया, ठीक है। और क्योंकि आई कैप जो है उसके ऊपर ये कैप लगे होने का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। सो हमें इसकी वैल्यू तो 1 मिल जाएगी और R का मैग्नीट्यूड हमें R मिल जाएगा और cos फाई की जगह cos फाई आ जाएगा और आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब A और B और cos फाई को हम क्या लिख सकते हैं? A डॉट B। तो हमारे पास दो वेक्टर कौन-कौन से हैं? R वेक्टर और I कैप। तो R वेक्टर डॉट I कैप लिख दिया अपन ने। ये वैल्यू आ गई हमारे पास P2A। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, तो हमारे पास P2A को हम क्या लिख सकते हैं? I कैप डॉट R। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यही यहाँ पर P2A को अपन ने ऐसे लिख दिया। अब P1B की बात करते हैं। सो इस ट्रायंगल में वापस आ जाओ, ये हमारा P1 हो जाएगा। B पे इस बार 90 बन रहा है, ठीक है। B पे 90 बन रहा है और P2, तो यहाँ अपन ने ट्रायंगल बना लिया उसका। लेकिन इस बार देखो आपके पास डायरेक्शन कौन सी है? P1 से लेके आप B तक जा रहे हो, तो आगे ट्रेवलिंग में करने पे कौन सी कैप आ रही है आपके पास? इस बार S कैप आ रहा है और वो P1B की दिशा में है। सो देखो P1 आपने यहाँ लिया है और B आपने यहाँ लिया है, तो P1 से लेके जो B की दिशा होगी उधर आपको लेना है S कैप और P1 P2 हमको R कैप गिवन है। तो इस बार जो फाई एंगल लेना है वो नीचे नहीं लेंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। दो वेक्टर हमारे पास कहाँ-कहाँ बन रहे हैं? S और R बन रहे हैं, तो इसके बीच में सपोज एंगल फाई है। ऑल्दो ये फाई और ये फाई इक्वल हो, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, केवल समझाने के लिए कि फॉर्मूला कैसे आया। सो यहाँ पर R cos फाई करेंगे तो वो कौन सी दिशा में आएगा? P1B की दिशा में आएगा और उसको हम लिख सकते हैं R S cos फाई और वो हमको मिल जाएगा P1B, या फिर R डॉट S या P1B, और ये हमको मिल जाएगी जो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। दोनों में से R वेक्टर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? I कैप माइनस S कैप। इसको हमने लिखा है कैपिटल S। क्यों? क्योंकि देखो डायग्राम में यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है इन तलों पर, ये क्रिस्टल प्लेन होते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और ये जो डायरेक्शन है ये क्वेश्चन में आपको डायग्राम में आपको गिवन है कैपिटल एस, यानी ये जो डायरेक्शन है वो कैपिटल एस से डिनोट की हुई है। सो यहाँ पर देखो ये आई कैप है, आई कैप की दिशा यहाँ तक कंटिन्यू होगी और ये डायरेक्शन P1 से B में चल रहे हैं अपन, ये हमारी स्मॉल है। तो एक ट्राइंगल और बना लेते हैं, तो ये जल्दी से देखो ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल उधर हमारी जा रही है एस कैप, इधर हमारी आ रही है आई कैप और ये हमारा वेक्टर है एस वेक्टर। सो इस ट्राइंगल में ट्राइंगल और लगाते हैं। सपोज ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो आप एरो को ध्यान से देखो एक बार, ए सी वेक्टर, ठीक है, प्लस सॉरी हमारे पास यहाँ आएगा, हमको ए बी से चलना है ना, क्योंकि ए बी ऊपर जा रहा है। देखो एरो है, एरो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एरो है और फिर ये इस दिशा में आ रहा है और फिर ये इस दिशा में है। तो अगर ट्राइंगल लगाते हैं वेक्टर का तो हमें क्या मिलेगा? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए सी वेक्टर। अभी ए बी हमारा क्या है? एस में है, बी सी हमारा क्या है? कैपिटल एस में है और ए सी हमारा क्या है? आई में। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ रही है? आई कैप माइनस एस कैप आ रही है हमारे पास। तो ये एस की वैल्यू हमने ये आई माइनस एस को हमने क्या लिख दिया? एस वेक्टर, ठीक है। इसके बाद इस एस का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 साइन थीटा है। अभी ये कैसे आया? तो फटाफट से वापस डायग्राम में आ जाओ।
देखो, ये जो एंगल आ रहा है ये थीटा है हमने, ठीक है? और क्योंकि P1 से जो वेव आ रही है वो डिफ्रेक्ट हो रही है, यहाँ पर डिफ्रेक्शन रिफ्लेक्शन के फॉर्म में हो रहा है, यानी वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन का एंगल हमेशा सेम होता है, परावर्तन का नियम आपने देखा ही होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इधर भी कितना बनेगा? थीटा बनेगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो सामने वाला भी एंगल कितना होगा? थीटा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट हो गए शीर्षाभिमुख कोण, तो ये हमारे पास दोनों थीटा हो जाएँगे। तो ये ट्रायंगल को मैं वापस बना रही हूँ यहाँ पे। देखो ये ट्रायंगल हमारे पास अब इस तरह से बन रहा है, ओके? हमारे पास ये एंगल भी थीटा गिवन है और ये एंगल भी थीटा है। इस डायरेक्शन में हमारे पास है एस कैप, ठीक है? सो आप इस एस कैप को अगर देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? एस कैप साइन थीटा, है ना? क्योंकि ये तो इसका आधार हो गया, बेस तो हो जाएगा एस कोस थीटा और ये हो जाएगा एस साइन थीटा। सिमिलरली ये वेक्टर हमारे पास कितना है? आई कैप है। सो इस नीचे वाले ट्रायंगल नंबर 2 में आप देखो तो इस हिसाब से ये क्या आएगा हमारे पास? आई कैप इनटू साइन थीटा, ठीक है? ये बेस जो है वो कितना हो जाएगा? या तो उसको एस कोस थीटा लिख लो या फिर नीचे से आई कोस थीटा लिख सकते हैं। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि थीटा के सामने वाली जो लंबाई होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। और हमें पता है कि ये एस जो है वो यूनिट वेक्टर है और आई है वो भी यूनिट वेक्टर है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? हमेशा 1। तो ऊपर वाली लेंथ हमारे पास आ रही है साइन थीटा और नीचे वाली भी आ रही है साइन थीटा। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 2 साइन थीटा, ओके? सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा। अब पथांतर और कलांतर यानी फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हमको देखो यहाँ से मिला है एस डॉट आर, ठीक है? दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब मान लीजिए हमारे पास जो क्रिस्टल है उसमें जो 3 डायरेक्शन है एक्स वाई जेड जो होती है नॉर्मली, उसको अपन क्रिस्टल के लिए अपन को पता है अपन किसे डिनोट करते हैं? ए बी और सी। तो इस आर की जगह अगर हम ए बी सी यूज करें तो हमें ए के करस्पॉन्डिंग ये जो रिलेशन है वो किसके इक्वल आ रहा है? ये हमारे पास आर की जगह एक बार ए रख दो, एक बार बी रख दो और एक बार सी रख दो, ओके? सो हमारे पास यहाँ आ रहा है 2 पाई इंटू समथिंग जो भी आ रहा है ना? उस समथिंग को सपोज हम रिप्रेजेंट करते हैं एच प्राइम से, तो यहाँ पे अपन रिप्रेजेंट करेंगे के प्राइम से और यहाँ पर रिप्रेजेंट करें एल प्राइम से। इसका रीजन क्या है एच के और एल से डिनोट करने का? थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, ओके? अब मान लो इफ एंगल बिटवीन एस एंड इस एस वेक्टर का अगर ए बी और सी के साथ मान लीजिए एंगल है अल्फा बीटा गामा, तो ध्यान रखना कि ये जो एस वेक्टर है इस एस वेक्टर को आप क्या कह रहे हो? आपके जो लेटिस प्लेन बने हुए हैं, ये लेटिस प्लेन बने हुए हैं ना, ये एस वेक्टर इन लेटिस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। लेटिस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना, इसका इंपॉर्टेंट चीज रोल है, अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। सो एस डॉट हमें क्या मिल जाएगा? एस डॉट हमें मिल जाएगा एस ए कोस अल्फा। इसका मैग्नीट्यूड हमने अभी भी देखा कितना होता है? 2 साइन थीटा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये 3 आंसर्स आ जाएंगे। लेकिन जब हम इनको वापस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, अब इक्वेशन 4 में आप देखो लास्ट के 2 टर्म लिए मैंने, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो यहाँ 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एस डॉट ए की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? एच प्राइम इनटू लैम्डा। तो एस डॉट ए को हम क्या करेंगे? ये रहा एस डॉट ए है, इसको इक्वल करना है किसके? एच प्राइम लैम्डा के, तो ये एस डॉट ए रख दिया अपन ने यहाँ पे और ये आ जाएगा एच प्राइम लैम्डा। सिमिलरली बाकी 3 भी इक्वेशन मिल गई। इन्हीं इक्वेशन को हम बोलते हैं लावे इक्वेशन, ठीक है? अब ये इक्वेशन ब्रैग इक्वेशन का ही सेकंड फॉर्म है। कैसे? अभी चेक करते हैं। तो लावे समीकरण द्वारा ब्रैग समीकरण ज्ञात करना। सो ये देखो, यहाँ से आप जल्दी से एक चीज देखो, हाँ, इस पॉइंट से कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा जो इक्वेशन नंबर 5 है, वहां से अगर आप देखेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखो अल्फा, बीटा और गामा कौन से एंगल है? आपको मैंने ये डेरिवेशन करवाया था जिसमें अपन ने किया था स्पेसिंग बिटवीन क्रिस्टल लेटिस प्लेन, है ना? जालक तलों के मध्य अंतराल। उसके डेरिवेशन में अपन ने ये एक लेटिस प्लेन लिया था। ओरिजिन से हमने इस पे एक परपेंडिकुलर डाला था, ठीक है? यानी लेटिस प्लेन के परपेंडिकुलर। और हमारे वाले अभी वाले डायग्राम में क्या हो रहा है? हमारे वाले डायग्राम में ये हमारा लेटिस प्लेन है, ठीक है? और इनके परपेंडिकुलर जो आ रहा है वो हमारा हमने क्या लिया है? कैपिटल एस लिया है। तो समझना एक बार, है ना? इसका मतलब ये वाली जो लाइन है इसको मैं कैपिटल एस मान सकती हूँ, क्योंकि कैपिटल एस क्या होता है? जालक तल पर परपेंडिकुलर, क्रिस्टल प्लेन पे डाला गया परपेंडिकुलर। और उसका जो एंगल है ए बी और सी के साथ, उसका एंगल हमने कितना लिया है? देखो उसका एंगल, ये देखो एंगल बिटवीन एस, ये जो एस है वो ए बी सी के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा बीटा गामा। यानी कि यही एस जो है देखो डायग्राम में बना हुआ है अल्फा बीटा और गामा। ये सिचुएशन और इसका मतलब ये सिचुएशन और आज वाली सिचुएशन बिल्कुल कॉमन है, हमारी लावे वाली सिचुएशन। सो ये भी एंगल अल्फा बीटा बन रहा है। पर जब हमने ये डेरिवेशन किया था उस वक्त हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आई थी डी एच अपॉन ए, ओके? कोस बीटा हमारे पास आया था डी
के अपॉन बी और कोस गामा हमारे पास उस वक्त आया था डी एल अपॉन सी। सपोज हम क्यूबिक क्रिस्टल की बात करते हैं तो हमारे पास ए बी सी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो उस कंडीशन में इसको भी ए रहने दो, इसको भी ए रहने दो और इसको भी ए रहने दो। सो यहाँ अगर आप कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा का रेशो देखो तो वो रेशो क्या आएगा आपके पास, डी और ए कैंसिल, डी और ए कैंसिल, डी और ए कैंसिल। रेशो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच के एंड एल रेशो आ जाएगा। यानी उस वक्त हमारे पास ये रेशो आया था एच के एल और आज हमारे पास सिमिलर सिचुएशन है। सिमिलर सिचुएशन क्यों है, क्योंकि आज भी हमने परपेंडिकुलर लिया है और वो भी एंगल अल्फा बीटा गामा बना रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से रेशो देखो तो ए बी और सी ये तो कट जाएंगे क्योंकि अपन सेम ले लेते हैं। 2 sin थीटा, 2 sin थीटा और 2 sin थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। लेमडा, लेमडा और लेमडा भी कैंसिल हो जाएगा। तो आज जो रेशो आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, एच प्राइम, के प्राइम और एल प्राइम। जबकि ये सिचुएशन दोनों बिल्कुल हमारे पास क्या है, सिमिलर है। तो इस कंडीशन का मतलब क्या है, उस वक्त रेशो एच के एल आना और आज हमारे पास एच प्राइम, के प्राइम, एल प्राइम आने का मतलब है कि वो प्लेन और आज वाले प्लेन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। अब इस डायग्राम को देखो, ये वाला प्लेन जो है फर्स्ट नंबर वाला, सपोज इसके मिलर इंडाइसेस है एच के एल, तो जो इसके पैरेलल प्लेन है इन सब के मिलर इंडाइसेस भी आपको एच के एल के रेशो में ही मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट प्लेन है उसका रेशो मान लीजिए 1, 2 और 2 है, तो इसके बाद वाला जो सेकंड नंबर वाला है ना, इसका रेशो हो सकता है 2, 4, 4। थर्ड वाले का रेशो हो सकता है 3, 6, 6। आप इन सब के रेशो देखो एक बार, ये आपके पास है एच के एल, ये आपके पास है एच प्राइम, के प्राइम और एल प्राइम। लेकिन अगर आप इनका रेशियो कैलकुलेट करो तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, सेम टू सेम आ जाएगा, क्योंकि जो पैरेलल प्लेन्स होते हैं उन सब का मिरर इंडाइसिस क्या होता है, सेम होता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो एच प्राइम, के प्राइम, एल प्राइम है उसका अनुपात एच के एल के बराबर आना चाहिए और इस हिसाब से हम एच प्राइम को एच के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1, 2, 2 है कहीं पे, अगर इस पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 2, 4, 4, जो कि उसके अगले पैरेलल प्लेन के मिरर इंडाइसेस आपके पास हो जाएंगे। ओके, सो इस आधार पे हमने एच प्राइम, के प्राइम, एन प्राइम की वैल्यू रख दी। अब ये वैल्यूज अगर हम इक्वेशन नंबर 6 में रखते हैं, यानी यहाँ पर एच प्राइम है, यहाँ पर के प्राइम है और यहाँ पर एल प्राइम है, अगर हम ये वैल्यू रखते हैं सो हमें कोस अल्फा की वैल्यू ये मिल जाएगी। कोसाइन लॉ से हम जानते हैं कि इनका स्क्वायर क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ये तीनों वैल्यूज अगर यहाँ पुट करें तो हमें सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, ये डी का डेरिवेशन मैंने उस वक्त करा रखा है जिसका डायग्राम मैंने अभी आपको बताया था। तो ये डी का फॉर्मूला होता है। सो इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, दोनों साइड में रूट ले लिया तो हमको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी और ये फॉर्मूला किसका होता है, डी का फॉर्मूला होता है जिसका डेरिवेशन मैंने करवा रखा है। सो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, ब्रेग इक्वेशन मिल गई। सो इस तरह से हम शुरुआत किए थे लाउई इक्वेशन से और पहुंच गए ब्रेग इक्वेशन पे। इसका मतलब दोनों क्या है, सिमिलर है।